जय हिंद बच्चों। जैसे कि आप लोगों को बताया गया था, ये जो आप लोग प्रतियोगिता परीक्षा जो दिए थे उसका आंसर शीट जो है जारी किया जाएगा। तो हम आ गए हैं आप लोगों के बीच और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था इसका, भारत के गृह मंत्री कौन है? तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा अमित शाह। वर्तमान में अभी जो है भारत के गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह। आप, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, आप किस राज्य की पार्टी है? तो आप जो है ये आम आदमी पार्टी, इसका पूरा नाम है आम आदमी पार्टी, जिसका ये राज्य जो है ये दिल्ली में है ना। ये पार्टी जो है दिल्ली में है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत में आपातकाल कब लागू हुआ था? भारत में आपातकाल कब लागू हुआ था? तो ये जो है लागू हुआ था 1975 में, जिस समय की हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। चलिए चौथा क्वेश्चन है हमारा, दलित पैंथर्स किस राज्य की संस्था है? यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसटाइपिंग हो गया था, संस्था लिखना चाहिए था, यहाँ पर संख्या लिखा गया। तो ये जो है दलित पैंथर्स जो है ये संस्था थी महाराष्ट्र की, ये महाराष्ट्र की संस्था थी। तो आप लोग ठीक से इसको मिलाते चलिएगा। आगे का जो हमारा क्वेश्चन है नंबर 5, भारत कब गणतंत्र हुआ था? तो इसका आंसर जो है 1950, 26 जनवरी को 1950 में हुआ था हमारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों को यहाँ पर लगता होगा कि 26 जनवरी को ही हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं, लेकिन इसका आंसर होगा 26 नवंबर, है ना। बहुत बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलती किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रति व्यक्ति आय देश की क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन है संपूर्ण आय, राष्ट्रीय आय, सीमांत आय और औसत आय। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा, प्रति व्यक्ति आय जो होता है इसको हम लोग औसत आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय को क्या कहते हैं? देश की जो है यह औसत आय कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? उपभोक्ता संरक्षण कानून जो है यह 1986 में लागू किया गया था। चलिए नवा क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आरबीआई की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई का पूरा नाम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। तो ये जो है इसकी स्थापना जो हुई थी 1935 में, इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए आगे क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्वेश्चन कह रहा है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा जो है ये टका है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? तो इसको हम लोग श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं। दूसरा नाम इसका हो जाएगा श्वेत क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है, चावल कौन सी फसल है ना? ये चावल हमारा जो है खरीफ फसल होता है, खरीफ। तीसरा, उसके बाद आगे का क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो पड़ता है हमारा हाजीपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 14वां नंबर क्वेश्चन जो है, 14वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 14वां नंबर का क्वेश्चन जो है ये कह रहा है, निम्न में कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? निम्न में कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा देख लीजिए, ये कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी हमारे प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत हैं। और ये जो है विद्युत, ये प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत नहीं है। चलिए आगे का क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि कवारती किस राज्य की राजधानी है? कवारती जो है यह किस राज्य की राजधानी है? ये राजधानी है किसका? लक्षद्वीप का। किसका राजधानी है? लक्षद्वीप का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भागलपुर किसके लिए प्रसिद्ध है?
तो ऑप्शन दे रखा है सेब, रेशमी वस्त्र, लीची, मछली उत्पादन। तो यहाँ पर भागलपुर जो है वो रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये जो है हमारा हो जाएगा बेतिया, है ना। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो बेतिया हो जाएगा इसका आंसर। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ए जो है हमारा ये सही आंसर है हमारा, मौर्य वंश। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं 19 का। 19वां क्वेश्चन जो है कह रहा है कि बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन जो है वह किस वर्ष हुआ था? बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो ये जो है विभाजन इसका हुआ था 1905 में। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। चलिए उसके बाद 20वां क्वेश्चन है आरएसएस के संस्थापक कौन है? आरएसएस के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेडगेवार। कौन हो जाएगा? हेडगेवार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा 21वां क्वेश्चन है भारत पहुंचने वाला सबसे पहला व्यापारी किस देश का था? भारत पहुंचने वाला सबसे पहला व्यापारी किस देश का था? तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाल हो जाएगा। बिहार की राजधानी क्या है? तो बिहार की राजधानी जो है हम लोग सबको पता है, ये पटना है। उसके बाद 23वां क्वेश्चन कह रहा है खगड़िया जिले से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? खगड़िया जिले से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? तो इसका आंसर हो जाएगा NH 31। उसके बाद 24वां क्वेश्चन है मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? मानव ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है, कुत्ता। इसका आंसर हो जाएगा कुत्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25वां। 25वां क्वेश्चन कह रहा है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ऑप्शन जो है इसमें दे रखा है गंडक, सोन, गंगा और कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि इसका जो आंसर है वो कोसी है, लेकिन इसमें कोसी ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये हमारा डी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए यहाँ तक जो है हम लोगों ने जो देखा ये हमारे SST का क्वेश्चन था। अब हम लोग जो है संस्कृत के क्वेश्चन को देखेंगे। संस्कृत सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन दिया गया था वो इसका 26वां नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट है। तो ये पूछा गया है कि आलस कथा पाठ के लेखक कौन है? आलस कथा पाठ के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, विद्यापति, है ना। इसके लेखक कौन है? तो विद्यापति। बहती नदी कहाँ मिलती है? बहती नदी कहाँ मिलती है? तो ऑप्शन है इसका सरोवर, नदी, समुद्र, तालाब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समुद्र हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए उसके बाद 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हम लोग इसका ऑप्शन देख लेते हैं, क्या क्या ऑप्शन दे रखा है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ये ऑप्शन दे रखा है इसका वैशाली में, गया में, पाटलिपुत्र में और मुजफ्फरनगर में। तो आपको पता होना चाहिए ये जो कौमुदी महोत्सव है ये पाटलिपुत्र में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? पाटलिपुत्र का इतिहास जो है वह कितना वर्ष पुराना है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ये 2500 वर्ष पुराना इतिहास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आलसी पुरुष कितने थे? आप लोग आलस कथा के अंतर्गत इसको पढ़े होंगे। आलसी पुरुष कितने थे? तो 4। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि आलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए? आलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए थे? तो यहाँ पर जो है देखिए ऑप्शन दे रखा है आलसी, धूर्त, अधिकारी या नौकर।
तो आप लोग पढ़े होंगे इसमें कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो धूर्त आलसी बन करके जो है वहां पर पहुंचे थे, तो वही जो है ये आंसर इसका हो जाएगा। धूर्त जो लोग थे वो आलसशाला में आग लगी को देख करके भाग गए थे। चलिए क्वेश्चन आता है हमारा 32वां क्वेश्चन है, मनः धन रथ की संधि होगी। बताइए इसमें मनः धन रथ, यानी इसको जोड़ा जाए तो क्या बनेगा, इसका शब्द जो है क्या बनना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि मनारथ, बी कह रहा है मनोरथ, सी है मनोराथ, उसके बाद कह रहा है डी नंबर में कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही हो जाएगा, मनोरथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि अ प्लस आ के योग से, अ प्लस आ के योग से कौन सा वर्ण बनेगा। तो आप लोग संधि में इसको पढ़े होंगे, ये जो है हमारा अ प्लस आ मिल करके आ बनता है, ये दीर्घ संधि के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है आगे 34वां क्वेश्चन है, ऊ का उच्चारण स्थान पूछा गया है कि ऊ का उच्चारण स्थान क्या है। तो ऑप्शन दे रखा है ओष्ठ, दंत, तालु या मूर्धा। तो इसका आप लोग जो है बोल करके भी देख सकते हैं। ऊ जो है आप लोग ओष्ठ से बोलते हैं, होठ से बोला जाता है ये। चलिए 35वां क्वेश्चन कह रहा है कि उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है। उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है। तो इसका जो है ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन कह रहा है स्व विषय, पर पुरुष, देव पुरुष या परम पुरुष। इसका आंसर हो जाएगा परम पुरुष। चलिए 36वां क्वेश्चन है, लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रत्नाकारों में से एक हैं। यहाँ से क्वेश्चन हमारा शुरू होता है हिंदी का, हिंदी साहित्य के क्वेश्चन से जो है आप लोग वर्णिका जो है उसमें पढ़े होंगे। तो ये जो है लेखक श्रीनिवास जो है ये कहाँ के रचनाकार थे, तो ये कन्नड़ के थे। ठीक है, वाणी कब विश्व के समान हो जाती है, वाणी कब विश्व के समान हो जाती है। तो आप लोगों ने इसको गद्य खंड में पढ़ा होगा, जैसे कि यहाँ पर है निंदा स्तुति के बिना, क्रिया के बिना, राम नाम के बिना और इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारे जो है गुरु नानक जी के द्वारा लिखी गई एक कविता थी, उसमें जो है इसका वर्णन किया गया है कि राम नाम के बिना जो है वाणी विश्व के समान हो जाती है। चलिए उसके बाद 38वां क्वेश्चन है कि त्व का उच्चारण स्थान क्या है। त्व का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन है कंठ, तालु, मूर्धा या दंत। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नाखून। नाखून शब्द कौन सा लिंग है, लिंग पूछा गया है। तो इससे हम ये जो है हमारा स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा जो है पुल्लिंग हो जाएगा इसका, है ना, क्योंकि नाखून बढ़ता है। तो इससे हम पता चल जाता है हमें कि ये पुल्लिंग होगा। बोली शब्द का विशेषण क्या है, सॉरी यहाँ विशेषण नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ विशेषण मिस्टेक से मिसटाइपिंग हो गया। इसलिए इस क्वेश्चन का जो है बच्चों को ऑप्शन में जो है 40 नंबर का जो क्वेश्चन था उसका एक प्लस पॉइंट जो है यहाँ पर बोनस 1 अंक दे दिया गया है। यहाँ लिखना चाहिए था प्रत्यय, लेकिन विशेषण लिखा गया, मिसटाइपिंग हो गया। चलिए आगे का क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर का, चाचा शब्द का विशेषण क्या होगा। तो चाचा शब्द का विशेषण हो जाता है हमारा चचेरा, बी नंबर इसका ऑप्शन सही है। उसके बाद 42वां क्वेश्चन है, जपू जी किसकी रचना है। जपू जी किसकी रचना है। ये जो है हमारा आप लोग गुरु नानक जी का जो है पढ़े होंगे कविता, उसमें आपको मिला होगा। ये जो है गुरु नानक जी के द्वारा लिखी गई है। जपू जी, जपू जी जो है वह किसकी रचना है, तो गुरु नानक जी की रचना है। ये गुरु नानक जी की ये रचना है। चलिए उसके बाद है एक मुहावरा दिया गया है, एक आंख से देखना। एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ है। तो देख लीजिए ऑप्शन का रहा प्रतिकूल कार्य, कसर न छोड़ना, चैन मिलता, या लिखना चाहिए चैन मिलना, लेकिन मिस्टेक से यहाँ जो है मिलता लिखा गया, और बराबर मानना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ही सही है, बराबर मानना।
एक आंख से देखने का मतलब होता है बराबर मानना। चलिए उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है शिव का उपासक। शिव का उपासक जो है उसके लिए एक शब्द बताना है इसमें से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो सही होगा, शैव। चलिए 45वां क्वेश्चन कह रहा है कि सात कोरी होता का जन्म कब हुआ था। सात कोरी होता का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन दे रखा 1928, 1927, 1929 और 1926। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 1929 में इनका जन्म हुआ था। मनुष्य में पर अब यहां से जो है क्वेश्चन जो है हमारा साइंस का शुरू होता है। तो अब मैं हमारे संस्थान के साइंस के टीचर जो हैं उनको बुलाता हूं और आप लोगों को बताएंगे इनका सारा आंसर जो है क्या क्या आएगा। जय हिंद बच्चों। तो जैसा कि देख रहे हैं आप लोग कि 46 नंबर से जो क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन है साइंस का। तो साइंस का क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो देखते हैं साइंस का प्रथम क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है? तो साइंस का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संवादित है। यानी कि वृक्क का काम क्या होता है? तो वृक्क का काम होता है कि जो मतलब कि हानिकारक पदार्थ होता है हमारे शरीर का, तो उसको बाहर निकालना होता है। तो हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या हो जाएगा वो? श्वसन की क्रिया। क्या हो जाएगा? मतलब कि उत्सर्जन की क्रिया। शरीर से हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया क्या कह देंगे? उत्सर्जन की क्रिया। यानी कि 46 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। फिर कह रहा है मानव हृदय का औसत कोष्ठ कितना होता है? तो मानव हृदय का औसत कोष्ठ कितना होता है? 4 होता है। जिसका नाम क्या क्या होता है? तो नाम होता है उसका बायां अलिंद, दायां अलिंद और फिर हो जाएगा इसी का जस्ट विपरीत, यानी कि फिर बायां निलय और दायां निलय। यानी कि 4 कोष्ठ हो गया मानव के हृदय का। फिर इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? कौन प्रकाश संश्लेषी अंग? पत्ती है या हरित कवक है या गन्ना है या से कहते हैं स्टोमाटा। ठीक, तो इसमें से इसका आंसर जो है प्रकाश संश्लेषी अंग। प्रकाश संश्लेषी अंग कहते किसे? तो पौधों का वह भाग, पौधा का वह भाग जो मतलब उसके प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, वह भाग। तो उसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ए नंबर आंसर की पत्ता। पत्ता क्या करता है? उसमें होता है क्लोरोफिल। यानी कि क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? पत्ता में क्या रहता है? क्लोरोफिल रहता है। और क्लोरोफिल होने के कारण पत्ता क्या करता है? और खाना बनाता है। इसीलिए क्या कहते हैं? पत्ते को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल में नर प्रजनन अंग कौन होता है? फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा? नर मतलब पुंकेसर, और वही अगर रहता है यहाँ पे कौन सा? यदि नर की जगह पे रहता है यहाँ पर मतलब मादा भाग, तो मादा हो जाएगा स्त्री केसर। मादा कौन सा होता? स्त्री केसर। ठीक, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है? तो पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार? तो ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है जल द्वारा होता है, जलानुवर्तन कहते हैं। प्रकाश द्वारा प्रकाश अनुवर्तन। हार्मोन द्वारा होता है, उस प्रकार से हार्मोन क्रिया होता है। तो इन तीनों के द्वारा होता है। चौथा ऑप्शन क्या है इसमें? उपयुक्त सभी। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। यानी कि जल द्वारा होगा तो जलानुवर्तन, प्रकाश द्वारा प्रकाश अनुवर्तन। फिर उसके बाद और भी था, और भी होता है इसे गुरुत्वाकर्षण के द्वारा हो, क्या कह देंगे उसे? गुरुत्व अनुवर्तन। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दुधारू पशुओं में जबरदस्ती, यानी कि दुधारू पशु होते जैसे गाय हो गया या फिर बकरी कह देते हैं, यानी उसमें यदि मान लिया उसके शरीर में दूध नहीं हो रहा, जबरदस्ती दूध निकालने के लिए उसका प्रयोग होता है। यानी कि यदि 2 लीटर दूध हो रहा है, हम चाहते कि नहीं और अधिक दूध हो, उसमें 2 लीटर से अधिक हो, क्या करते हैं? उसको जबरदस्ती एक सुई देते हैं। उस सुई का नाम होता है ऑक्सीटोसिन का। किसका सुई होता है वो? ऑक्सीटोसिन का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जीन कहाँ पाए जाते हैं? तो जीन कहाँ होगा? त्वचा में तो होगा नहीं, हाथ में भी होगा नहीं, झिल्ली में भी नहीं होगा। आंसर क्या बच जाएगा इसका? गुणसूत्र बचेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? गुणसूत्र में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधा का चयन किया था? किसका चयन किया था? वो मटर का। अब पूछ लेगा कोई कि मटर का ही क्यों किया था? तो मटर में दोनों प्रकार के, उसका फूल भी रंग बिरंगा था, इसी वजह से किया था उसका। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट कहता है ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत पाया जाता है
तो वायुमंडल के निचली सतह, वायुमंडल के ऊपरी सतह, या वायुमंडल में के बीच वाला सतह में, या फिर हम कह देंगे इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा, बी। क्या हो जाएगा इसका, वायुमंडल के ऊपरी सतह में। ऊपरी सतह में कहाँ तक, तो 15 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक, 15 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 51 का फिर से रिपीट कर, मैंने बताया छूट गया, बोल दो। हाँ, तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 जो 51 नंबर छूट गया है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को। तो देखते हैं किसा क्या कहेंगे, तो निषेचन कहेंगे, या अंकुरन, या परागन, या पिंडवन। तो देखते हैं, निषेचन का मतलब होता है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। फिर अंकुरन किसे कहेंगे, अंकुरन का मतलब होता है कि जो बीज होता है, बीज जो हम लोग खेतों में बीज बोते हैं, जिस समय बीज निकलता है, जस्ट बीज का जो बाहरी आवरण होता है उसको मतलब चीरते हुए जब निकलता है तो क्या कहते हैं उसे, अंकुरन। फिर अगला बात आती है परागन। परागकण से किसी दूसरे फूल के परागकोश तक पहुंचने की क्रिया क्या कह देंगे, परागन कहेंगे। फिर अगला है क्या, पिंडवन, यानी कि दही जमता है हमारा, दही किस क्रिया के द्वारा जमता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पिंडवन, यानी कि दही जो जमता है किस क्रिया के द्वारा, यानी कि उसमें यदि पिंडवन क्रिया नहीं हो तो क्या हुआ, दही जमेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कहता है, 53 तक हो गया था, 53 जी हाँ, 54 का भी हो गया था। इसका आंसर क्या था, मटर। ओजोन परत कहाँ होता है, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, हो गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अगला, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि देखते होंगे बड़ा प्रतिबिंब। जैसे कि मान लिया जाए ना, हम लोग जब दाढ़ी बनाते हैं, जिस समय दाढ़ी बनाते समय क्या करते हैं कि हम यदि अपना फेस यदि हमारा बड़ा नहीं दिखाई दे, हमारा फेस बड़ा नहीं दिखाई दे, तो होता क्या है कि दाढ़ी का छोटा छोटा जो बाल होता है वो रह जाता है, फिर से उसको दोबारा जाकर कटवाना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वहां पर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। या फिर हम कभी चश्मा के दुकान पे जब जाते हैं, चश्मा की दुकान पे, तो वहां जब जिस समय हम चश्मा का टेस्टिंग करते हैं उस समय हमको बहुत बड़ा दिखाई देता है, हमारा फेस जो होता है बहुत बड़ा दिखाई देता है। चश्मा की दुकान जाएंगे तो वहां पे दिखाई देगा, इस प्रकार का आईना रखा रहेगा, मतलब उसमें अपना फेस देखेंगे तो बहुत बड़ा फेस दिखाई देगा। लेकिन कौन सा दर्पण होगा, वो अवतल दर्पण। फिर समतल दर्पण का मतलब होता है जो हम लोग अब घर में प्रयोग करते हैं, जो हम लोग घर में रोज रोज अपना जो फेस होता है देखते हैं, तो कौन सा दर्पण होता है, वो समतल दर्पण। फिर नेक्स्ट आता है अगला ऑप्शन है सी, उत्तल। उत्तल का प्रयोग कहाँ होगा, तो हम लोग जो गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के सामने डस्ट लगा रहता है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, साइड मिरर के रूप में। क्या कहते हैं, साइड मिरर के रूप में क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। कौन सा हो जाएगा, उत्तल। तो समतल का प्रयोग कहाँ होगा, तो समतल का प्रयोग हो जाएगा कहाँ पे, जो हम लोग घरों में यूज करते हैं। फिर अवतल का हो जाएगा हजामती के रूप में। उत्तल का हो जाएगा कहाँ पे, साइड मिरर के रूप में। फिर क्या है, डी क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होता है। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ होना चाहिए था 2D, लेकिन क्या कर दिया यहाँ पे केवल डी लिखा गया है, इसीलिए सभी को इस क्वेश्चन में एक प्लस पॉइंट दिया गया है। चाहे बच्चे इसका आंसर दे या ना दे, तो इसका सभी का आंसर प्लस पॉइंट में दिया गया। यदि 2D देते तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो कांच में होता है या पानी में। फिर अगला ऑप्शन है शून्य में। फिर अगला ऑप्शन है ए और सी दोनों में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कांच में होता है कितना, कांच में होता है 2.25, ठीक। और वही पानी में बात करते हैं, पानी में होता है दूसरा। फिर शून्य में बात करते हैं, शून्य में होता है अलग। तो सबसे अधिक जो होता है वो निर्वात का मतलब जहाँ पे हवा नहीं है। निर्वात का मतलब क्या होगा, जहाँ पे हवा नहीं। मान लिया जाए हम नली लिए इस प्रकार का, ठीक। इस नली में क्या किए, पंप वैक्यूम पंप के द्वारा क्या किए, इसको नली से जितना भी हवा, ठीक, जहाँ पे छेदा कर देंगे, ठीक, और छिद्र से क्या करके सभी हवा को, उसके अंदर की हवा को बाहर निकाल देंगे। अब हो जाएगा वो कौन सा, निर्वात। क्या हो जाएगा, वो निर्वात। अब जब उसमें प्रकाश की किरण को दौड़ाएंगे सबसे फास्ट जाएगा, और वो जाएगा कितना, वो होगा 3 लाख। कितना होगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में वो 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करेगा। उतना फास्ट वो निकलेगा प्रकाश की किरण, इसमें निर्वात में, यानी कि जहाँ पे हवा नहीं हो वहां पर प्रकाश की किरण को हम लोग दौड़ाते हैं तो सबसे फास्ट चलेगा कितना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। फिर कहा पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करेगा, तो होगा पारिटारिका, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं आइरिस। क्या कहते हैं, आइरिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र के दृष्टि का स्थायित्व कितना होता है।
दृष्टि का स्थायित्व का मतलब होता है कि हमारे नेत्र पर, मानव नेत्र पर कितना देर तक किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बना रहता है। मान लिया जाए हम किसी चीज को देखते हैं, इस प्रकार देख लिया और तुरंत ऐसे करके घूम के दूसरी ओर, तो होता क्या है, तो वहां पर उस समय हमें 1 सेकेंड का 16वां भाग, 1 सेकेंड का 16वां भाग जो होता है उतना देर तक हमारे मस्तिष्क यानी कि हमारे रेटिना पर उसका प्रतिबिंब, दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब बना रहता है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, दृष्टि का स्थायित्व 1/16 सेकेंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। तो किलोवाट घंटा से हम लोग कहते हैं KWH, क्या कहते हैं, KWH, KWH, KWH। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट, क्या होता है, 1 यूनिट। यूनिट का मतलब कैपिटल यू का सिंबल, और 1 यूनिट बराबर होता है 1000 किलोवाट, किलोवाट 1000 किलोवाट। यहाँ ध्यान देंगे सभी, यहाँ पे इसका कहने का अर्थ ये हुआ, यहाँ पर किलोवाट घंटा कहा गया है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, केवल किलोवाट, यानी कि 1 यूनिट में कितना किलोवाट, 1000 किलोवाट। वही कहा देगा 1 यूनिट में कितना किलोवाट घंटा, कितना हो जाएगा, मात्र 1। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, 1 यूनिट। फिर कहता है 15 एम्पियर के लाइन को क्या कहा जाता है, 15 एम्पियर के लाइन। अब 15 एम्पियर का लाइन क्या होता है, तो देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे हमारे घरों में जो बिजली आती है वो ट्रांसफार्मर से कहीं ना कहीं पावर हाउस से आती है। मान लिया जाए इस प्रकार के पावर हाउस है जहाँ से हमारे घर तक बिजली आ रही है, यहाँ से डायरेक्ट हमारे घर तक तो आएगी नहीं, तो सबसे पहले कहाँ जाएगा वो, सबसे पहले ट्रांसफार्मर में। कहाँ आएगा, सबसे पहले ट्रांसफार्मर में आएगा। ट्रांसफार्मर में आने के बाद वहां से विभाजित होगा तब हमारे घरों में आएगी। ठीक, तो ट्रांसफार्मर से लेकर के घर तक 2 लाइन होती है। कितना होता है, 2। एक होता है 15 एम्पियर का और दूसरा होता है 5 एम्पियर का। एक होता है 15 एम्पियर का, दूसरा कितना होता है, 5 एम्पियर का। तो 15 एम्पियर वाला क्या होता है, तो 15 एम्पियर वाला जो होता है, तो 15 एम्पियर वाला कहते हैं पावर, क्या कहते हैं, पावर लाइन। और जो 5 एम्पियर का होता है उसे कहते हैं घरेलू लाइन, क्या कहते हैं उसे, घरेलू लाइन। जैसे कि देखते हैं कि अब 5 एम्पियर का क्या उपयोग होगा, 15 एम्पियर का क्या उपयोग होगा। जैसे कि हम लोग चलाते हैं एसी, हीटर, फ्रिज या फिर जो भी बड़ा बड़ा सामान है, तो सबको जब चलाते हैं वो सब कितना पे चलता है, तो 15 एम्पियर पे चलता है। और बाकी जो 5 एम्पियर पे है वो छोटा छोटा सामान, जैसे कि हम लोग चलाते हैं, पंखा को चलाते हैं, टीवी को चलाते हैं, या फिर और भी जो छोटा छोटा बल्ब जो होता है, तो वो सभी चलता है, कितना चलता है, 5 एम्पियर पर चलता है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पावर लाइन। क्या नंबर है आंसर का, ए नंबर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सौर स्थिरांक बराबर क्या होता है। तो सौर स्थिरांक बराबर हो जाएगा, इसका आंसर क्या, और यहाँ पर थोड़ा सा मिसटाइपिंग हो गया है, इसका आंसर ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ये दिया गया वहाँ पे के छूट गया है। ठीक है, इसीलिए इस जितना भी है सबका आंसर जो होगा वो सही होगा। लेसन का बोनस नंबर प्लस पॉइंट मिलेगा सभी को। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट कहता है कि किस क्वेश्चन को जो बनाए या ना बनाए इसको सही तो प्लस पॉइंट दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब में से किस दर्पण से प्राप्त नहीं होता है, दर्पण से प्राप्त नहीं होता है, तो नहीं होगा कहाँ पर, तो ध्रुव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। अभी जस्ट बताए थे कुछ देर पहले 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस का लाख, तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। क्या कर 3.0 गुना 10 पे पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। लेकिन ये ऑप्शन तो है ही नहीं कहीं पे, है या नहीं है। अब नहीं होगा तो क्या करेंगे, अब जानते हैं हम लोग कि 1 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। क्या होता है, 1000 मीटर। ठीक, यहाँ पर कितना जीरो हो गया, 1 पर 3 जीरो, यानी कि इसमें 3 जीरो ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 3.0 गुना 10 पे पावर 8। अब हो जाएगा क्या, मीटर प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। इसका आंसर देखिए कहाँ पे है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन कॉपर से अधिक क्रियाशील है। कॉपर से अधिक क्रियाशील, तो कॉपर से अधिक क्रियाशील होने का मतलब ये हुआ कि क्रियाशीलता श्रेणी में जब हम आएंगे तो क्रियाशीलता श्रेणी जो था सबसे ऊपर में, तो क्रियाशीलता श्रेणी का जो हम लोग जानते हैं, ट्रिक नहीं जानता होगा, ट्रिक वो लिख लेंगे तो बेहतर रहेगा। ट्रिक होता है लिखवा सर का नाम,
मग अल मन जन क्रो फीको निपव। हाईकोर्ट है आपका, हाईकोर्ट है आपका, हाईकोर्ट है आपका। चलिए देखते हैं इसमें क्रियाशीलता श्रेणी का नाम कैसे आता है। तो जब इसमें जाएंगे इसमें देखेंगे क्या हो गया। तो लिखवास हो जाएगा LI से हो जाएगा लिथियम सबसे पहले, फिर केस हो जाएगा पोटेशियम, फिर उसके बाद हो जाएगा BA, फिर हो जाएगा सर मतलब S, हाँ। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता था। हाँ, निम्नलिखित में से कौन कॉपर से अधिक क्रियाशील, कॉपर से अधिक क्रियाशीलता श्रेणी में जब जाएंगे, कॉपर इस प्रकार से लिखा होगा H के ऊपर लिखा होगा यहाँ पे Hg लिखा होगा, और बाकी यहाँ पे कॉपर होगा, कॉपर के नीचे तब कौन सा होगा, फिर उसके बाद दिया गया कौन सा Au होगा या फिर Ag होगा या फिर यहाँ पे Ni होगा। ठीक है, तो जो भी होगा इस प्रकार का श्रेणी बना होगा। तो देखते तो कॉपर के ऊपर कौन सा बच रहा है Hg, इसका आंसर क्या हो जाएगा Hg हो जाएगा। फिर चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O11 यानी कि C6H12O11। इसका आंसर देखिए इसमें से कौन सा है, C12H22O11, C12H22O11, C12H22O11। इसका आंसर होना चाहिए ये वाला, लेकिन इसका आंसर इसमें से थोड़ा मिस्टेक हो गया था, इसीलिए सभी को क्या किया गया है, जितना भी बच्चे एग्जाम दिए थे सभी का इसमें प्लस पॉइंट जोड़ा गया है। तो इसमें आप लोग निश्चिंत रहेंगे, आप लोगों को रिजल्ट पूरा सर्टिफिकेशन के साथ मिलेगा। ये कहता है सक्रिय धातु अम्ल से विस्थापित करती है, अम्ल से विस्थापित करती है H2 को, अम्ल से विस्थापित किसको करती है H2 को। फिर नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में प्राकृतिक सूचक कौन सा है, प्राकृतिक सूचक कौन है, तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा मेथिल ऑरेंज, कौन सा हो जाएगा मेथिल ऑरेंज। फिर कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन गुण को दर्शाता है, ऊर्ध्वपातन गुण को कौन दर्शाएगा, इसका नाम होगा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। देखते हैं अमोनियम क्लोराइड है या नहीं है इसका ऑप्शन, अमोनियम क्लोराइड का NH4 होगा, आंसर देखते हैं है या नहीं है, यस है, कितना नंबर में है वो C नंबर में है, इसका आंसर क्या हो जाएगा C नंबर हो जाएगा। चलिए तो इसका आंसर लिखते हैं, क्या हो जाएगा C नंबर। तो C नंबर में क्या है NH4 अमोनियम क्लोराइड। फिर कहता है निम्न में pH मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षार किया होगा, सबसे अधिक क्षारिया कब होता है और भस्मिया कब होता है। क्षारिया इस प्रकार स्केल बना होगा, यहाँ पे होगा 7, इधर होगा सभी क्या होगा, इधर बढ़ते जाएंगे, इधर होगा 8, 9, 10, 11, सॉरी उल्टा होगा, हाँ इधर बढ़ेगा क्षारिया होगा, और इधर आएगा तो अम्लीय होगा, और इधर क्या होगा आएगा तो अम्लीय बढ़ेगा, और इधर भी जाएगा तो क्षारिया बढ़ेगा, क्षारिया बढ़ेगा, इधर आएगा तो अम्लीय बढ़ेगा, इधर जाएगा तो क्षारिया बढ़ेगा। जैसे कि यहाँ होता है मान लिया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे आएगा तो 7 मतलब उदासीन हो जाएगा, यहाँ पे आएगा क्या हो जाएगा वो उदासीन हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। यानी कि पूछा जाएगा कि जो pH स्केल होता है, pH स्केल, वो pH स्केल पर कितना अंक तक अंकित रहता है, कितना होगा उसका आंसर
0 से लेकर के 14 तक। क्या होगा उसका आंसर? 0 से 14 तक। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि pH मान वाला विलेट सबसे अधिक मतलब कि इधर से आएंगे। 14 है, नहीं होगा। 14 है तो देख लेते 14 नहीं है। क्या 13 है, 13 भी नहीं है। क्या 12 तो 12 भी नहीं है। क्या 11 तो 11 है। तो जो भी इधर से पहले मिल जाएगा वो उसका आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक क्षारीय कहेगा तब, सबसे अधिक क्षारीय कहेगा तो इधर से उल्टा चलेंगे, उसका आंसर जो पहले मिल जाएगा संख्या वो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर का था नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में पीतल किसका उदाहरण है? पीतल हो जाएगा किसका? तो मिश्र धातु का। क्या हो जाएगा वो? मिश्र धातु। पीतल मतलब हम लोग यहाँ नहीं समझेंगे, वहां पे कहा देगा कॉपर। कॉपर अलग होता है, ठीक है, कॉपर अलग होता है। और पीतल का मतलब होता है तांबा, जिसे हम लोग कहते हैं तांबा। पीतल कह दो या तांबा कह दो, पीतल या तांबा दोनों का अलग अलग होता है। तो पीतल क्या हो जाएगा? मिश्र धातु, इसे अलग अलग धातु से मिला करके बनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लोहा का प्रमुख अयस्क कौन सा है? प्रमुख का मतलब ये होता है, अयस्क बहुत सारा हो, लेकिन प्रमुख का मतलब मुख्य रूप जिसका हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे कि कहते हैं हम लोग एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क, एल्युमिनियम का क्या होता है? बॉक्साइट। एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा? बॉक्साइट हो जाएगा। उसके बाद फिर तो आप देखते हैं इसमें कहा क्या रहा है हमें? लोहा का। तो लोहा का हो जाएगा हेमेटाइट। क्या हो जाएगा इसका? हेमेटाइट। हेमेटाइट किसका अयस्क हो जाएगा? इसका अयस्क हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट कहता है वैद्युत संयोजन जल में प्रायः होते हैं। तो वैद्युत संयोजन क्या होगा? विलय। अब कैसे होगा विलय? जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं और बीकर भरते हैं पानी को। बीकर क्या ले लिए? पानी को ले लिए। पानी को लेने के बाद क्या करते हैं, इसमें हम लोग इस प्रकार से दो छर को इसमें डुबाएंगे। उसके बाद इसमें नमक घोलेंगे। क्या करेंगे? नमक। एक प्लस वाला रहेगा अक्षर, एक माइनस वाला अक्षर रहेगा। अब क्या होगा? नमक को जब घोलेंगे तो नमक दो भाग में टूटेगा, NaCl, Na पर प्लस Cl पर माइनस रहेगा। तो इस प्रकार से दो भाग में जब टूट करके पूरा टूट कर क्या हो? घुल जाएगा। तो क्या करेंगे तब वो जल में विलय हो गया। इस जो बना हुआ है कौन सा यौगिक है? अभी कौन सा? आयनिक यौगिक। क्या है? इसे आयनिक भी कहते हैं या वैद्युत संयोजन यौगिक भी कहते हैं। दूसरा था सहसंयोजक। सहसंयोजक क्या होता है? जल में अविलय होता है। सहसंयोजक क्या हो जाएगा? अविलय। लेकिन यहाँ कहा क्या रहा है? वैद्युत संयोजन कहो या क्या कह देंगे उसे? आयनिक यौगिक, दोनों एक ही होता है। जल में क्या हो जाएगा? वो विलय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कार्बन हाइड्रोजन के संयोजन करके बनाता है। क्योंकि इसमें ऑप्शन में सब मिस्टेक है, इसीलिए इस ऑप्शन में क्या किया गया है? प्लस पॉइंट सभी को दिया गया है। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर सही से होना चाहिए था हाइड्रोकार्बन। क्या होगा आंसर इसका? हाइड्रोकार्बन से हम कहते हैं HC। क्या कहते हैं? HC, या इसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। चलिए तो मिलते हैं। जय हिंद बच्चों। तो आप लोगों ने अभी देखा हमारा जो साइंस का क्वेश्चन था, साइंस का क्वेश्चन का सारा सॉल्यूशन हो चुका है। तो अब नेक्स्ट का क्वेश्चन जो है वो मैथ से है। तो हम लोग मैथ का क्वेश्चन अब जो है देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो हमारा जो क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है यदि एक 4x 5y का माध्य 7 है तो x और y में संबंध है। तो संबंध पूछा गया है, तो इसका संबंध बहुत ही आसान सा है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि माध्य का जो है, माध्य जो है इसका एक सूत्र होता है कि राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि माध्य 7 दे रखा है, तो हम यहाँ जो है निकालेंगे राशियों का योग। ठीक है, तो राशियों का जो योग होता है वह हो जाता है माध्य और गुना हो जाता है उसकी संख्या। राशियों की संख्या कितनी है? तो हम देख रहे हैं 1 4 x 5 y। तो यानी यहाँ पर क्वेश्चन जो हमारा राशि है 1 2 3 4 5 राशि हो चुका है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5। तो यहाँ जो योगफल हमारा निकल के आएगा वो हो जाएगा 35। अब जो है राशियों को हम लोग जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हमारा 1 + 4 + x + 5 + y। तो 4 और 1 ये दोनों मिलकर के हो गया 5 और 5 हो जाएगा 10, यानी x + y + 10 अब बराबर हो जा रहा है यहाँ पर 35। तो ये जो है हमारा ये चर है, तो चर को हम अचर के साथ नहीं जोड़ते हैं, ये जुड़ता नहीं है, इसे प्लस के साथ लिखा जाता है। तो इस प्रकार से जो है हम दोनों
अचर को एक साथ लाएंगे तो यहाँ पर हमारा जो है चर बचेगा x प्लस वाई, और बराबर में इधर है हमारा 35, ये माइनस प्लस का 10 जो है इधर आकर हो जाएगा -10। तो इस प्रकार से हमारा आ जाता है 25, यानी x प्लस वाई के बराबर में कितना आ गया, 25 आ गया। तो यही इसका संबंध है कि x और y को जोड़ने पर 25 आ रहा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ये हमारा कहाँ मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है हमारा, 25 है, यानी x प्लस वाई बराबर 25 आएगा। चलिए आगे का जो क्वेश्चन है 77 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये कह रहा है 2 थीटा बराबर π/2 हो तो सेक थीटा का मान बताइए। तो सेक थीटा का मान पूछा गया है, तो हम बना सकते हैं इसका सेक थीटा का जो मान होगा। तो सेक थीटा का जो मान है आप लोग पहले ये जानते होंगे, ये जो पाई है यहाँ पर, इस पाई में जो है पाई का जो मान होता है अंश में, यानी डिग्री में जो मान होता है पाई के बराबर में, ये होता है 180 डिग्री का। ठीक है, तो 180 डिग्री है और यहाँ पर दे रखा है 2 थीटा। तो 2 थीटा बराबर दे रखा है π/2। तो हम लोग इसका जब मान रखेंगे तो 180 बटे हो जाएगा 2, इसको भाग दे देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 90 डिग्री, और ये 2 थीटा बराबर 90 आया तो यहाँ से हम इसको भी काट सकते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा 45 डिग्री, यानी थीटा का जो मान है वो आ गया 45 डिग्री। अब आपसे क्या पूछा गया कि सेक थीटा का मान बताइए। तो सेक जो है थीटा का, तो थीटा के जगह पर हम 45 रखेंगे। तो सेक 45 डिग्री का जो मान है वो क्या होता है, तो सेक 45 का जो मान होता है हमारा वो हो जाता है हमारा √2। ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। सेक 45 डिग्री का जो मान है वो हमारा हो जाएगा √2। करा यदि किसी शंकु में ऊंचाई h जिसका कि मान है 12 मीटर और त्रिज्या है 5 मीटर, तो पूछा गया कि तिर्यक ऊंचाई यानी L का मान क्या होगा। तो आप जानते होंगे कि शंकु का जो होता है तिर्यक ऊंचाई जो होता है शंकु का, वो होता है हमारा, इसका सूत्र है L बराबर √h² प्लस r²। तो आप इसको जो है आसानी से कर सकते हैं। हमारा हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और इसके अंदर लग जाएगा रूट। तो 12 का स्क्वायर 144, फिर यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, और इसको जैसे हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा √169, और इसका वर्गमूल हो जाता है 13। तो इस तरह से जो है इसका ऑप्शन नंबर जो है हमारा, ऑप्शन नंबर जो है ये जो है हमारा सही है सी नंबर। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है इसका। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 20 मीटर लंबी जो है 20 मीटर लंबी ऊर्ध्वाधर छड़ की छाया की लंबाई, 20 मीटर लंबी ऊर्ध्वाधर छड़ की छाया की लंबाई जमीन पर 10 मीटर लंबी है। यदि उसी समय मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि सूर्य जो है एक समय में जितने भी है ना वस्तुओं की छाया को बनाएगा, उसकी छाया की जो हम तुलना करें तो वो समानुपाती होता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा छड़ है, ठीक है, और इसकी लंबाई जो है वो 20 मीटर दे रखा है ना, और इसकी छाया की जो लंबाई है जमीन पर, मान लीजिए ये छाया है, इसकी छाया जो है वो है 10 मीटर। तो इस प्रकार से इसकी छाया ऐसे हम अगर यहाँ से इसको शीर्ष को इसके जमीन से जो है छाया की शीर्ष को मिलाते हैं तो यहाँ पर जो है हमारा इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज के जैसा प्राप्त होता है। तो ये जो है हमारा मान लीजिए ये हमारा छाया है, ये हो गया 10 मीटर का। अब इसी समय ये पूछा कि एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर है ना, एक मीनार है, मान लीजिए ये मीनार है हमारा जिसको हम लोग टावर कहते हैं। तो इसकी जो है लंबाई जो है दे रखा है कि ये लंबाई इसकी नहीं, इसकी छाया की लंबाई दे रखा है। इसकी छाया की जो लंबाई है वो है 50 मीटर का। तो आपको पूछा गया कि आप बताइए कि ये जो मीनार है हमारा, इस मीनार की जो है ऊंचाई कितनी है।
तो इसको हम ऐसे भी जो है देख सकते हैं कि छाया का जो है दुगुना है, या जो इसकी लंबाई है इसका आधा है इसकी छाया की लंबाई। तो यहाँ से हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा जो है कितना हो जाएगा, 100 मीटर का हो जाएगा, इसका दुगुना है। तो यहाँ से जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर था। और ऐसे हम इसको जो है त्रिभुज के समानुपाती जो हम लोग पढ़े हैं उसके अनुसार से जो है हम निकाल सकते हैं, उसके प्रमेय के द्वारा भी निकाल सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कहा कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण विभुम का कोई हल नहीं है। के किस मान के लिए किसी भी समीकरण का हल कोई हल नहीं है, यहाँ पर पूछा गया है। तो हम लोग इसको निकालते हैं। यहाँ दो समीकरण दे रखा है, ठीक है। इस समीकरण से जो है हम लोग जानते हैं ये जो है कोई हल नहीं होने की स्थिति हमें पहले जानना पड़ेगा। तो इसमें जो है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और नॉट इज इक्वल टू c1 बटे c2 होना चाहिए। तो हम a1 a2 को छोड़ देंगे, डायरेक्ट b1 बटे b2 और नॉट इज इक्वल टू c1 बटे c2 को लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है ये हो जाता है a1, ये हो जाता है b1 और ये हो जाता है c1। इसी तरह से ये हो जाएगा हमारा a2, ये हो जाएगा b2 और ये हो जाएगा c2। तो इसको जो है थोड़ा सा इसके इस समीकरण से अगर तुलना करेंगे तो इसको लाना पड़ेगा इधर। तो ये हमारा यहाँ पर जो है इसका मान जो होगा -15 हो जाएगा, ये प्लस में इधर जा करके ये माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब हम यहाँ पर सजाएंगे तो b1 बटे b2, तो b1 का मान है हमारा 2 और b2 का मान है हमारा यहाँ पर k। यहाँ पर रखेंगे k और नॉट इज इक्वल टू लिखेंगे c1। तो c1 का मान है 5 और यहाँ पर c2 का मान है -15। तो इस प्रकार से जो है अब हम मान जब इसका निकालेंगे तो यहाँ से ये जो है 5 एकम 5 और 5 दिया 15। तो यानी 2 बटे k बराबर आ गया 1 बटे -3। तो k से इसको गुना कर देंगे, यहाँ पर हमारा -6। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कहाँ पर ये जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हमारा 80 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अब हम 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद जो है x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक हैं तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा बराबर क्या आएगा। तो हम लोग इसको भी आसानी से निकाल लेते हैं। इसका भी आंसर बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। तो इसका जो आंसर होगा हम लोग इसी को यहाँ पर जो है पहले इसका हल करेंगे तो तुरंत आसानी से मिल जाएगा। तो इसको हल करते हैं 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा। इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो है जैसे भिन्न का जोड़ हम लोग बनाते हैं तो बना लेंगे। यहाँ पर अल्फा बीटा जो है ये हमारा जो है हो जाएगा। तो इसका जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो है जैसे हम निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा अल्फा से अल्फा कटेगा तो ये हो जाएगा बीटा और प्लस हो जाएगा, फिर बीटा से बीटा कट करके यहाँ हो जाएगा अल्फा। तो इस प्रकार से जो है अल्फा प्लस बीटा कहिए या बीटा प्लस अल्फा कहिए, तो हम इसको जो है चाहे अल्फा को बीटा में जोड़े या चाहे बीटा को अल्फा में जोड़े, बात एक ही होती है। तो इस प्रकार से जो है अब हमें देखना क्या है कि हम लोग इस समीकरण का जो है निकालेंगे कि हमारा ये जो है ए का मान है, ये बी का मान है और ये सी का मान है। तो इस प्रकार से जो है हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इसका एक सूत्र होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे ए होता है और अल्फा बीटा बराबर हो जाता है c बटे ए। तो इस तरह से हमारा जो है इसका जो मान आएगा वो हो जाएगा -1 बटे 1 और यहाँ हो जाएगा 1 बटे 1। तो इस प्रकार से जो है इसका मान हो गया -1 और इसका मान हो गया 1। इसको जब हम यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ जो आएगा देख लीजिए बीटा प्लस अल्फा है और यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है, तभी कोई दिक्कत नहीं है। इसका मान जो है -1 ही रखेंगे इसमें और अल्फा बीटा का जो मान है वो हमारा 1 आ गया। तो अब -1 में 1 से भाग देंगे तो यहाँ पर -1 ही आएगा आंसर। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर जो है बी, इसका भी आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए इस तरह से जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 3.27
कि ऊपर जो है एक रेखीय ब्रैकेट दिया गया है, तो आप लोग इसको देखते होंगे। यहाँ से जो है हम लोग इसको पूछा गया है कि है, तो क्या है, ऑप्शन दे रखा है कि ये जो है हमारा एक परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है ना, एक प्राकृतिक संख्या है ये, या एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जो है हमारा एक परिमेय संख्या है ना, ये एक परिमेय संख्या है। इसको हम लोग जो है बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, है ना, आप लोग भी पढ़े होंगे निश्चित तौर पर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका भी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है कि यदि a तथा 18 का एलसीएम जो है 36 है और a तथा 18 का एलसीएम, सॉरी यहाँ एलसीएम नहीं, यहाँ पर एचसीएफ होना चाहिए था, मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा एचसीएफ होगा इसका, है ना। तो यहाँ पर जो है हम लोग जो है वहाँ पर उस दिन क्वेश्चन को ठीक करवा चुके थे, इसलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर एचसीएफ बराबर 2 होगा। तो ये आपसे पूछा क्या गया है, a का मान बताइए। जो यहाँ पर a देख रहे हैं ना, इस a का मान पूछा गया है। हम लोग इसको कैसे बनाते हैं, तो बस सीधा सा क्वेश्चन है कि दो संख्या है, मान लीजिए a और b है दोनों संख्या, तो a गुना b यानी दोनों संख्या का गुणनफल, और उसी दोनों संख्या का जो है ना वह HCF और गुना LCM, ये जो है उसी संख्या का ये इसके बराबर होता है। तो हम लोग लगाएंगे a के जगह पर तो a ही है, और b के जगह पर जो है हमारा मान लीजिए 18 है। तो इस दोनों संख्या का जो है क्या कहा कि LCM जो है वो 36 है और HCF 2 है, HCF 2 है, LCM 36 है। तो अब यहाँ से हम लोग इसको काट लेंगे, तो 18 दूनी 36 और a का जो मान हो जाएगा 2 दूनी 4। इस प्रकार से जो है इसका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछा गया है कि 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर a बराबर क्या आएगा। तो इसका भी जो है एकदम आसान सा एक सूत्र है, 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर a। इस दोनों का एक कॉमन हम 9 ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास तो आएगा sec स्क्वायर a माइनस हो जाएगा 10 स्क्वायर a। तो इस प्रकार से हम लोग इसका सूत्र जानते हैं, sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a बराबर होता है 1। तो इस तरह से जो है यहाँ पर गुना 1 हो जाएगा, ये हमारा 9। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका जो है बी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है कि बहुलक, है ना, आप लोग बहुलक के बारे में जानते होंगे। तो बहुलक है, तो बहुलक क्या होता है, तो पूछा कम से कम बारंबारता मान, है ना, दूसरा ऑप्शन दिया मध्यतम मान, तीसरा ऑप्शन दिया अधिकतम बारंबारता मान, और इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते होंगे कि बहुलक में जो है जितनी अधिकतम बारंबारता होती है ना, अधिकतम बारंबारता जो मान होता है वही बहुलक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 86 का कह रहा है, 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य है, प्रथम n विषम संख्याओं का माध्य है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो है हमारा ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है ना। तो इस तरह से जो है हम देख लेते हैं इसको, यहाँ जो है हमारा आंसर हो जाएगा, देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए कि प्रथम जो है n विषम संख्या का, तो मान लेते हैं कि हम प्रथम 5 विषम संख्या को लेते हैं, प्रथम 5 विषम संख्या, ठीक है, 5 जो है हमारा विषम संख्या ले लेते हैं। तो 5 विषम संख्या जो है वो कौन कौन, 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, और फिर जो है हमारा 7 है, और फिर 9 है। तो इन सभी संख्याओं का जो है आपसे क्या पूछा, माध्य पूछा। तो माध्य हम कैसे निकालते हैं, सभी को जोड़ेंगे और उसकी संख्या से भाग देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1 + 3 तो हो जाएगा 4, 5 हो जाएगा 9, 9 7 हो जाएगा 16, और 16 9 हो जाता है 25, और इसकी संख्या कितनी है 5। तो 5 से भाग देंगे तो कट करके क्या आएगा, 5 आएगा। तो देख लीजिए हमने कितनी संख्याओं का जो है माध्य पूछा था, 5, तो निकल के क्या आया आंसर हमें 5। यानी यहाँ पर जो है जितनी विषम संख्याओं को पूछा जाए उतना ही उसका जो है माध्य भी होता है। तो इस तरह से n विषम प्राकृत संख्या का पूछा गया, तो इसका भी आंसर n ही होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो है
87 का क्वेश्चन जो है, तो 87 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये पूछा है कि यदि समीकरण के एक्स घात दे रखा है -2। देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो है इसका ये मिस टाइपिंग हो गया था, इस कारण से इस क्वेश्चन को छोड़ दिया गया और इस क्वेश्चन के बदले में सभी बच्चों को एक बोनस अंक मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 नंबर का जो क्वेश्चन है आपसे ये पूछा है कि बताइए यदि 18 A, B और -3 जो है समांतर श्रेणी में है, यानी ये सभी AP में है, तो आपको A + B का मान पूछा गया कि A + B का मान है क्या। तो हम लोग जानते हैं कि जो भी AP में है, कोई भी श्रेणी अगर दिया गया है, यानी AP जो है हमारा दे रखा है कि कितना है, तो 18 है, A है और B है, -3 है। तो हम लोग जो है जब AP में है तो ये जान चुके हैं कि कोई भी AP में अगर सीरीज दी हुई है तो उसके जो होते हैं D का जो मान होता है, जिसको हम लोग सार्वंतर कहते हैं, वो बराबर होता है सभी का। तो हम लोग यहाँ पर जो है इसको कह सकते हैं कि ये हमारा जो है A1 है, A2 है ना, इसको हम लोग लिख लेंगे A1, इसको दे देते हैं A2, इसको दे देते हैं A3 और इसको दे देते हैं A4, यानी 4 पद हैं, चारों पद दे दिए। तो यहाँ जो हमारा मान लीजिए पहला अंतर हम निकाल रहे हैं, तो इसका जो है D1 लिखते हैं, तो इसका जो सूत्र होता है A2 - A1 होता है। तो A2 जो है हमारा मान है A और यहाँ पर हो जाएगा A1, तो यहाँ पर 18। चलिए दूसरा अंतर जो है हम निकाल सकते हैं, तो दूसरा अंतर जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो इस तरह से दूसरा अंतर जो हमारा होगा वो हो जाएगा यहाँ पर A3 और माइनस हो जाएगा A2। तो इस प्रकार से जो है हम निकालेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा B - A। लेकिन हम तीसरा अंतर भी निकालें अगर, तो तीसरा का अंतर हो जाएगा A4 - A3। तो इस प्रकार से जो हमारा मान आएगा वो आ जाएगा यहाँ पर -3 और फिर हो जाएगा -B। तो हम कह सकते हैं कि जब ये AP में है, तो AP में है तो इसके सभी जितने भी सार्वंतर हैं सभी समान होंगे। तो समान है तो यहाँ से हम डायरेक्ट क्या करेंगे, D1 को जो है ना, D1 के बराबर में लिख देंगे D3। जब इसको ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या है, D1 का मान, तो A - 18 और बराबर में इधर हमारा है -3 और -B। तो हमसे पूछा क्या गया था, तो हमसे पूछा गया था A + B का मान, तो A और B इसमें आ गया, तो आसानी से हम इसको निकाल सकते हैं। तो A और ये जो है हमारा चर है, इस चर को इस चर के साथ मतलब अलग अलग कर लेंगे, ये प्लस हो जाएगा B और यहाँ पर बराबर हमारा -3 है और इधर ये आएगा प्लस हो जाएगा 18। तो इस प्रकार से हमारा क्या बन गया, यहाँ पर जो बचेगा वो हो जाएगा 15, यानी A + B का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कहाँ इसका जो है सही है, तो ऑप्शन नंबर D जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 15। A + B का जो मान होगा वो 15 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए, है ना। एक यहाँ पर जो है वृत्त बना लेते हैं, एक वृत्त है। अब इस वृत्त में जो है एक केंद्र है, कहा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये वृत्त है। मान लीजिए ये केंद्र है हमारा और इस केंद्र से जो है मान लीजिए कि ये जो है त्रिज्या है इसका 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हो गया। अब कहा कि वृत्त के केंद्र से, कहां से, केंद्र से, ये हमारा केंद्र है, इस केंद्र से जो है, इस केंद्र का नाम हम मान लीजिए O रख लिए। तो यहाँ केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु है। मान लेते हैं कि यहाँ जो है केंद्र से दूर एक बिंदु है ना, इसका नाम हमने P रखा। यहाँ से इसकी जो दूरी है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब जो है पूछा जो गया है, ये पूछा गया है इस बिंदु से वृत्त पर जो है खींची गई स्पर्श रेखा, है ना, स्पर्श रेखा की लंबाई पूछा गया है। तो हम जो है यहाँ से इस बिंदु पर जो है एक स्पर्श रेखा जब खींचेंगे, तो मान लीजिए इस प्रकार से होता हुआ जो है गुजरेगा, तो ये स्पर्श रेखा की लंबाई पूछा गया है।
तो स्पर्श रेखा की जो लंबाई हो जाएगी यहाँ पर हमारा, ये जो है मान लीजिए यहाँ पर अगर 90 डिग्री का कोण बना तो ये हो जाएगा कर्ण। तो कर्ण का लंबाई हम लोग कैसे निकालते हैं, तो कर्ण का मान हो जाता है हमारा, कर्ण का मान हो जाता है हमारा √अंडर लंब स्क्वायर और हो जाता है प्लस आधार स्क्वायर। ये जो है इस प्रकार से हम लोग जो है इसका मान निकाल लेंगे। तो लंब का मान लीजिए कि यहाँ पर 8 है, तो 8 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 8 64, 6 36 और इस तरह से जोड़ेंगे, ये हमारा हो जाएगा 100 और 100 का वर्गमूल हो जाता है 10। तो इस प्रकार से जो है स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर का, है ना, 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो पासों, है ना, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है ना, उन पर अलग अलग नंबर आने की प्रायिकता है। दो पासे हैं, है ना, दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, उन पर अलग अलग नंबर आने की प्रायिकता जो है पूछा गया है। तो ये जो प्रायिकता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। इसका आंसर जो है 5/6 आंसर इसका सही आंसर है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 90 तक का जो है टोटल जो है क्वेश्चन का आंसर जो है इसका निकाल चुका है। तो अब हम लोग जो है अब इंग्लिश का क्वेश्चन यहाँ से आता है। ये क्वेश्चन जो है 91 नंबर से क्वेश्चन जो है हमारा, अब हमारे इंग्लिश के जो शिक्षक हैं आपको बताएंगे इसका सही आंसर जो है कहाँ से कौन कौन सा है। नामों बता सकते हैं। जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसा सीधा रही है, आपसे पहले भी आपसे मैं मिला था। मैं इंग्लिश का टीचर हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन नंबर 91 मतलब 91 से लेके और इधर 100 तक जो इंग्लिश का था मैं उसे आज सॉल्व कर देता हूँ और इसके कॉज के साथ, कारण के साथ कि वो आंसर ही क्यों होने वाला है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, द पीपल इन एंशिएंट टाइम बिलीव्ड दैट। अब देखिए, द पीपल इन एंशिएंट टाइम बिलीव्ड दैट द सन डैश। अब ऑप्शन ए मूव राउंड, ऑप्शन बी मूव्ड राउंड, ऑप्शन सी मूव्स राउंड एंड ऑप्शन डी मूव्स राउंड। अब देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का कुछ नियम कहता है। ये टेंस जो हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपका नियम कहता है कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, सार्वभौमिक सत्य जो होता है, उसके वो हमेशा प्रेजेंट के इंडेफिनिट में बनता है। लेकिन यहाँ पर हमें ये देखना है कि द पीपल इन एंशिएंट डेज मतलब एंशिएंट टाइम मतलब प्राचीन समय में लोग क्या करते थे, बिलीव विश्वास क्या करते थे, क्या विश्वास करते थे कि सूरज अब क्या है मूव्ड राउंड मतलब घूमना, राउंड मतलब गोल। तो गोल घूमने का सेंस है कि सूरज प्राचीन समय में घूमते थे। आप बताइए ये गलत धारणा थी कि सही? गलत धारणा थी। घूमती कौन है? पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है ना, सूर्य नहीं घूमता। तो फिर ये सार्वभौमिक सत्य नहीं है और सार्वभौमिक सत्य समझकर बहुतों ने इसे मूव्स राउंड इसको टिक किया हुआ है, जो कि ये क्या है आपका गलत है। यहाँ पे किस में जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, मूव्ड राउंड। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? सही है। अब उसके बाद डैश इंडिया इज डैश हेवन ऑफ डैश अर्थ। अब बताइए, ये इंडिया के पहले कईयों ने दाल लगाया है, हेवन के पहले दाल लगाया है और अर्थ के पहले दाल लगाया है। कईयों ने, ये ऑप्शन नंबर डी इधर गया, ऑप्शन नंबर ए इसको कईयों ने सही किया। जबकि देखिए, देश वैसा देश जिसमें राज्यों के पास भी मैक्सिमम पावर होता है, मतलब अपना फैसला ले सकता है खुद से, जैसे यूएसए आपका हो गया, यूके हो गया। इन सभी जगह जो अपने राज्य हैं, ये जिस प्रकार हमारे राज्य केंद्र के शक्ति के साथ बंधे हुए हैं, उस प्रकार उतना मजबूती से ये बंधे हुए नहीं है। अभी हमारे यहाँ 2000 ईस्वी में आपने देखा, बिहार को 2 भागों में तोड़कर बिहार और झारखंड कर दिया गया। उसके बाद ये हाल की घटना है, कश्मीर को इधर अपना से खंड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। मतलब हमारे देश में केंद्र के पास पावर है और जहां पर केंद्र के पास पावर है, मैक्सिमम पावर, राज्य के पास ज्यादा पावर नहीं है, तो वहां पे उसके पहले दांव नहीं लगता।
लेकिन अलग अलग ग्रुप है, एक तरह से क्या है वो ग्रुप है, मतलब पूरे ग्रुप के पास पावर है, तो वहां पे क्या दा का प्रयोग होता है। तो इंडिया के पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। आप लोगों ने एग्जांपल में देखा होगा द यूएसए, द यूके, द नीदरलैंड्स, ये सब क्या है ग्रुप है, सब ग्रुप है, इसलिए उसके पहले दा लगता है। तो यहाँ पे दा नहीं लगेगा, मतलब यहाँ पे ए भी नहीं लगेगा क्रॉस। उसके बाद हेवन। अब देखिए यहाँ ऑफ, प्रीपोजिशन क्या आया है ऑफ, और जब दो नाउन ऑफ के साथ जुड़ता है, प्रीपोजिशन के साथ जुड़ता है, तो उसके पहले क्या दा का प्रयोग होता है। निश्चितता के नियम के अनुसार क्या कर रहा है, अर्थ का हेवन, मतलब जब भी निश्चित, जहां निश्चित का सेंस हुआ दा लगेगा, अर्थ का हेवन, पृथ्वी का स्वर्ग, निश्चितवादी, यहाँ पर क्या लगेगा आपका दा। और उसके बाद फिर यहाँ अर्थ तो पता है दुनिया में जो भी एक पिंड है, एक पिंड मतलब एक वस्तु है, और उसके पहले ब्रह्मांड में, उसके पहले क्या लगता है दा का प्रयोग होता है। ये बड़ा पिंड, एक पिंड है, अर्थ चार तो है नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा दा। अब बताइए क्या क्रॉस दा, जो आपके किसी ऑप्शन में नहीं है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ था, यहाँ पे दा होना चाहिए। बट आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें आपको ग्रेस मार्क्स दे दिया गया है, एक मार्क्स सभी के लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, आई हैवंट डैश। अब हैवंट को पहले तोड़िए, क्या है यहाँ पे हैव नॉट, हैव नॉट। अब देखिए ये नॉट आपका क्या है एडवर्ब, और ये एडवर्ब विशेषता किसका, तीन चीजों का बताता है, तीन का, एडजेक्टिव, वर्ब और खुद का एडवर्ब का। एडवर्ब बोलिए या इटसेल्फ, मतलब ये तीन ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनके वर्ड ये नोट के बाद आ सकते हैं। तो अब बताइए नोट के बाद ये गुड बुक, सबसे पहले देखिए इसे सॉल्व करने का दो मेथड होता है, एक इलेक्शन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। मतलब वैसा ऑप्शन जो होगा ही नहीं उसे पहले छांट के निकाल देना, फिर हमारी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता बढ़ जाती है हमारे क्वेश्चंस को सही होने का। सबसे पहले देखिए ये गुड्स बुक्स, ये कहीं पे सुना है गुड में एस लगे हुए नहीं, ये नाउन बन जाता है। फिर यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, इसका बुक का विशेषता बता रहा है अच्छी किताब में, मतलब ये ऑप्शन ही गलत है, ये किसी में भी नहीं आएगा। उसके बाद गुड्स बुक, ये भी किसी में नहीं आएगा। अब इसके बाद ये गुड बुक्स, एक आपका ये है, और ये बुक्स है जो ऑप्शन सही है, जो क्या है ऑप्शन के रूप में सही है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है वो देखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, और बुक्स क्या है आपका नाउन, क्या है नाउन, और नाउन के पहले नो आएगा, नो के बाद नाउन आएगा, और इधर नोट के बाद या तो एडजेक्टिव या तो वर्ब या तो एडवर्ब। अब देखिए आपका यहाँ पे गुड क्या है एडजेक्टिव है, गुड एडजेक्टिव, और बुक्स नाउन है, इसका विशेषता बताने के लिए गुड आया है कि अच्छी किताब है, तो गुड आपकी एडजेक्टिव वगैरह। इसी एडजेक्टिव के चक्कर में ऑप्शन नंबर क्या डी सही है। ये नोट के बाद क्या आएगा आपका गुड बुक्स। हाँ अब देखिए ये क्या है, वेयर डैश दे लिव इन 2005। ये किसे बता रहा है आपको, पास्ट टाइम को, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। ये किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। जब पास्ट परफेक्ट में कौन सा आ जाता है, पास्ट ऑफ पास्ट, जब दो पास्ट रहे एक सेंटेंस, लेकिन यहाँ पे कितना एक पास्ट है, किस में जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। अब बताइए पास्ट टेंस, ये आर क्या है आपका V1, ये किसको दिखाता है प्रेजेंट टेंस को, वेयर ये पास्ट टेंस को दिखाता है, और डज भी प्रेजेंट टेंस को दिखाता है। एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बच गया क्या डिड और वेयर, डिड और वेयर। अब बताइए ये किस में जाएगा, मैंने आपको बताया पास्ट के इंडेफिनिट में, पास्ट के इंडेफिनिट में। ये देखिए इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट, सिंपल, और एक होता है परफेक्ट। सिंपल और एक परफेक्ट। ये देखिए प्रेजेंट में कुछ और इसका नियम चलता है, पास्ट में कुछ और चलता है। इसका मतलब पास्ट और पास्ट, इसका मतलब समझ ले सिंपल मतलब पास्ट का इंडेफिनिट, इसका मतलब पास्ट। बोले तो जैसे पिताजी आए, ये क्या पिताजी के आने का काम खत्म है पास्ट। उसके बाद पिताजी के आने से पहले मैंने खाना खाया, अब क्या मैंने भी खाना खा लिया, ये भी पास्ट, पिताजी भी आए ये भी पास्ट। अब बताइए पहले कौन सा काम हुआ, मेरा खाना पिताजी के आने से पहले, मतलब मेरा खाना क्या है पास्ट का भी पास्ट है, और पिताजी का आना पास्ट है, मतलब पिताजी का आना पास्ट और मेरा आना पास्ट का भी पास्ट। इसीलिए यहाँ पे एक पास्ट है, 2005 में कहाँ रहते थे,
एक पास्ट, तो एक पास्ट क्या हो जाएगा इंडेफिनिट। और आपको पता होना चाहिए कि इंडेफिनिट में इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है हमारा डू का फॉर्म, यदि एक्शन है, यदि क्या है एक्शन। ये लिव क्या है आपका एक्शन है, लेक्सिकल वर्ब है, और इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आपका वेयर नहीं आएगा, क्या आएगा डिड आएगा। और यदि यहाँ पे वर्ब नहीं आया हुआ होता, लेक्सिकल वर्ब नहीं आया हुआ होता तब आपका वेयर होता, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डिड। पेन बटन सही कीजिए। अब देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन। अब मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ऑप्शंस को कभी भी प्रतियोगिता परीक्षा हो तो वहां पे प्रश्न कठिन नहीं दिए जाते, वहां के ऑप्शंस में आप लोगों को उलझाया जाता है। देखिए यहाँ भी कुछ वैसी ही स्थिति है, प्रश्न बहुत ही आसान है लेकिन यहाँ के ऑप्शंस उलझे हुए हैं। अब देखिए औरतें गला में हार पहनते हैं। अब देखिए क्या है, वुमेन वियर नेकलेसेस इन द नी। अब देखिए इन का मतलब होता है अंदर, इनका मतलब अंदर में पहनते हैं। अब बताइए गला के अंदर तो नहीं पहनते, गला के बाहर पहनते हैं। तो यहाँ पे इन है, इसके चक्कर में यहाँ पर ये क्या होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद वोमेन वियर नेकलेसेस अराउंड द नी, क्या होगा अराउंड होगा, मतलब इसके चारों तरफ पहनते हैं ना, गोल गोल होता है, चारों तरफ पहनते हैं, क्या जाएगा यहाँ पे अराउंड। अब आप लोगों ने क्या किया, इसे टिक कर दिया बी। अब देखिए यहाँ पे उलझाया हुआ यहाँ ए वोमेन, और ये क्या है सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होता है वोमेन, WOMEN, वीमेन क्या होता है वीमेन, ईएन होगा यहाँ पे, क्या होगा आपका ईएन। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों में वीमेन है। अब देखिए ये क्या है, वीमेन वियर नेकलेसेस अराउंड द वीक, और यहाँ पे अंदर क्या है वियर्स। वीमेन क्या है आपका प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, ये क्या है प्लूरल सब्जेक्ट, और ये क्या है आपका सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। और सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है जिसे सिंटैक्स चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ऑलवेज सिंगुलर वर्ब आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आता है। तो अब बताए, और ये वियर क्या है हमारा प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब बोले तो V1, इसलिए वोमेन के साथ क्या आएगा आपका V1, वोमेन वियर नेकलेसेस अराउंड द नी। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही, और बी गलत, और उसके बाद डी भी क्या है आपका गलत। अब देखिए यहाँ पे हु कंपोज्ड एक्सेप्टेंस स्पीच। अब बताइए आपके एक्सेप्टेंस स्पीच, मैं केवल ग्रामर देकर या फिर केवल बुक का क्वेश्चन देकर आप लोगों के साथ अन्याय नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने ये दिया जो बेसिक तौर पे भी बुक को पढ़े हुए हैं। बुक को पढ़ने से पहले हम उसके चैप्टर्स को याद करते हैं ना कि किसने लिखा। आप देखिए हु कंपोज्ड एक्सेप्टेंस स्पीच, एक्सेप्टेंस स्पीच को किसने लिखा, एंग सैन सू की। इसने अब यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ टाइपिंग में, ये सभी का लेटर यहाँ पे कैपिटल होता है, इसमें ध्यान नहीं देना, एंग सैन सू की। उसके बाद क्या अलेक्जेंडर पोप कंपोज्ड, अलेक्जेंडर पोप किसे लिखा है, अब देखिए किसे बनाया। आप देखिए यहाँ पे पॉलीथीन बैग, द ट्री हार्ट, ओड ऑन सॉलिट्यूड और गॉड मेड द कंट्री, किसे इन्होंने कंपोज किया है, ओड ऑन सॉलिट्यूड। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस प्ले चेस। अब देखिए किसी गेम के नाम के पहले ना तो एन का प्रयोग होता है ना ही द का प्रयोग होता है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे इसके पहले कुछ यूज नहीं, अब देखिए ए एन द ABC कुछ यूज नहीं होगा, नन ऑफ दिस। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 19, वन डे ऑफ हिज डेथ गिल्लू डिड नॉट। अब ये आपका चैप्टर गिल्लू से लिया गया है, जिसके राइटर थे महादेवी वर्मा। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, एक दिन मतलब ऑन द डे मतलब मरने के दिन, जिस दिन क्या गिल्लू की मृत्यु होनी थी, उस दिन क्या गिल्लू डिड नॉट, गिल्लू क्या नहीं किया था। अब देखिए यदि आपने बुक पढ़ा है फिर भी इसका आंसर मिलेगा, या फिर आप ग्रामर से भी दे सकते हैं। अब देखिए गिल्लू डिड नॉट, अब देखिए ये तो फिक्स है कि गिल्लू नहीं सोया था, गिल्लू नहीं सोया था। अब ग्रामर के अनुसार कैसे देंगे, ये देखिए रैन, डिड आया यहाँ पे नॉट, इसके बाद आना चाहिए हमारा V1,
किसी का भी पहला रूप। अब देखिए ये क्या है, V2 है, नहीं होगा। एट V2 है, नहीं होगा। ड्रिंकिंग V4 है, नहीं होगा। होगा क्या, स्लीप। यदि आपने बुक पढ़ा था फिर भी इसका बनना था, बुक नहीं पढ़ा था फिर भी बनना था। सेम नेक्स्ट, द पॉलीथीन बैग इज बैड फॉर द। आप बताइए पॉलीथीन बैग मतलब पॉलीथीन का जो हमारा सब्जी वगैरह लाने के लिए जो बैग हम लोग यूज करते हैं पॉलीथीन का, अब बताइए वो क्या होता है, बैड होता है। किस चीज के लिए बैड होता है, बॉडी के लिए, हमारे शरीर को कोई नुकसान पहुंचाता है, नहीं पहुंचाता। डोर्स एंड विंडोज, अब डोर्स दीवारों और खिड़कियों के लिए वहां तो ठीक ही होता है, उसे लगाने से आर पार दिखता भी है और सेफ्टी भी है, बाहर से धूलकण वगैरह नहीं आते। और उसके बाद इन्वायरमेंट और मेंटल हेल्थ, मानसिक हेल्थ पर पॉलीथीन का कोई प्रभाव नहीं। प्रभाव कहाँ है, इन्वायरमेंट, हमारे